ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीकानेर राज्य का इतिहास का पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे कि राव जैत सिंह तो इतिहास में जैत सिंह के नाम से पहचाने गए, जिनका शासनकाल 1526 से 1542 तक रहा। इससे पहले हमने राव बीका के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार उन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की, किस प्रकार बीकानेर राज्य की स्थापना की, किस प्रकार एक छोटे से राज्य से बड़े राज्य का विस्तार किया, अपने नवीन राजधानी का निर्माण किया। उसके बाद में जो लूणकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। उनके द्वारा प्रमुख लक्ष्मीनारायण का मंदिर है, लूणकरण से झील का निर्माण है, उनके प्रमुख युद्ध सैनिक अभियानों के बारे में अध्ययन किया। और राव लूणकरण के बाद में जो शासक बनते हैं बीकानेर के, वो बनते हैं राव जैत सिंह, और उसे इतिहास में जैत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनके शासक बनते ही, राव जैत सिंह के शासक बनते ही 1526 में शासक बने और 1527 में खानवा का युद्ध, याद है खानवा का युद्ध था जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। उस समय पाती पर्वन नाम की एक प्रथा थी, जिस प्रथा के तहत संपूर्ण राजपूताने के अंदर जितने भी शासक सामंत थे, उन सामंतों को राव सान्ना के द्वारा बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए निमंत्रण दिया गया था। उस निमंत्रण को जैत सिंह ने भी स्वीकार किया और अपने पुत्र कल्याणमल को बाबर राणा सांगा की सहायता भेजा था। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि राणा सांगा ने बीकानेर के किस शासक से सहायता मांगी थी, तो उत्तर आएगा राव जैत सिंह से सहायता मांगी थी। दूसरा था खानवा के युद्ध में बीकानेर राज्य की ओर से किसने भाग लिया, तो उत्तर आएगा कल्याणमल ने भाग लिया। इसके बाद जो इनकी प्रमुख जो घटनाएं आती है, उनके एक कवि थे, दरबारी कवि बिट्टू सुजा। जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था राव जैत सिंह छंद, यानी इनके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा राव जैत सिंह छंद। इसके अंदर राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया था। यानी राव लूणकरण को या जैत सिंह के पिता को कलयुग का करण कहा गया था। बिट्टू सुजा थे जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ राव जैत सिंह छंद लिखा गया। उसके बाद में देखिए शासक बनने के बाद में 1532 ईस्वी के अंदर 1532 ईस्वी के अंदर बाबर का पुत्र था कामरान, यानी बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। 1530 में मृत्यु होने के बाद में बाबर के जो 4 पुत्र होते हैं, भारत का शासक को हुमायूं को बना दिया जाता है, और जो काबुल का जो शासक है वो कामरान को बना दिया जाता है। कामरान जो साम्राज्य का जो बंटवारा हुआ था, बाबर के द्वारा जो बंटवारा किया हुआ था, उस बंटवारे से ये कामरान
संतुष्टि नहीं हुआ था। काबुल और दिल्ली के काबुल और जो दिल्ली था उसके बीच में पड़ता था बीकानेर। और ये कामरान भारत का भी मुगल सम्राट बनना चाहता था। उन्होंने जब 1532 में जो सैन्य अभियान किया था, उस सैन्य अभियान के अंदर कामरान ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। बीकानेर पर अधिकार करने के बाद में कामरान का यहाँ पर 2 वर्ष तक, यानी 2 वर्ष तक कामरान का बीकानेर पर अधिकार रहता है। 1534 तक और 2 साल तक राव जैत सिंह को निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। और कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की सहायता से 1534 ईस्वी में कामरान की सेना को पराजित करके राव जैत सिंह ने वापस बीकानेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। वापिस बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। यानी 1532 में कामरान का अधिकार हुआ, 2 साल तक कामरान का अधिकार रहा। और 1534 में महाराणा कुंभा की सहायता से राव जैत सिंह ने वापिस बीकानेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। देखिए 1542 में साहिबा या पाइबा साहिबा या पाइबा का युद्ध होता है। युद्ध 1542 ईस्वी में साहिबा या पाइबा का जो युद्ध होता है वो मालदेव हुए राव जैत सिंह के बीच में होता है। ऐसा कहा जाता है कि राव जैत सिंह ने इस युद्ध से पहले ही अपने परिवार को सकुशल हिसार पहुंचा देता है, यानी अपने परिवार को सुरक्षित स्थान हिसार जो कि वर्तमान में हरियाणा है, हरियाणा में वहां अपने परिवार को वहां पहुंचा देता है। और पहुंचाने के बाद में 1542 में साहिबा का मैदान है, वह गंगानगर श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर जिले के अंदर साहिबा का मैदान है। उसमें 1542 में राव मालदेव और राव जैत सिंह के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में देखिए, इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था, क्योंकि जो बीकानेर के राठौड़ और जोधपुर के जो राठौड़ थे वो आपस में एक ही परिवार के सदस्य थे। क्योंकि जो राव बिक्का थे उन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की और उनके पिता राव जोधा ने जोधपुर राज्य की स्थापना की। तो जब ये राव मालदेव जोधपुर का शासक बनते हैं, तो शासक बनने के बाद में उन्होंने मेड़ता, नागौर, अजमेर, सिवाना विस्तारवादी रीति के मालदेव शासक थे। तो बीकानेर के साथ भी उनका युद्ध होना अनिवार्य था। अगर देखा जाए तो उन्होंने अगर बीकानेर के साथ अगर युद्ध नहीं करते, अगर एक परिवार की तरह रहते, अगर बीकानेर को अपना विरोधी नहीं बनाते, तो जब शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में जब युद्ध होता तो ये शेरशाह सूरी की ओर से भाग नहीं लेते। फिर बीकानेर पर आक्रमण किया। 1542 के अंदर उन्होंने बीकानेर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में जो राव मालदेव का जो प्रसिद्ध सेनापति था कुंपा राठौड़, ये उनका सेनापति था। इस युद्ध में
राव जैत सिंह लड़ते हुए, इस युद्ध में राव जैत सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी इस युद्ध में राव जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में ऐसा कहा जाता है कि राव मालदेव ने इस युद्ध में अपने पूर्वजों का बदला लिया गया था। देखिए, राव सुजा के समय राव भिक्का ने जोधपुर पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में राव सुजा का जो पुत्र था इस सैनिक अभियान में मारा जाता है। और जब वापिस मालदेव जब जोधपुर का शासक बनता है तो अपने दादाजी की मृत्यु का बदला राव जैत सिंह से लेते हैं। राव जैत सिंह के बारे में, उन्होंने 1542 में साहिबा का युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध में राव मालदेव के द्वारा आक्रमण किया जाता है और राव मालदेव के द्वारा इनको पराजित कर दिया जाता है। और पराजित करने के बाद में कुंपा राठौड़ को बीकानेर का सामंत घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो अगले जो शासक बनते हैं बीकानेर के, राव कल्याणमल। राव कल्याणमल, इनका शासनकाल 1544 ईस्वी से 1544 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक राव कल्याणमल का शासनकाल रहता है। अगर देखा जाए तो 1542 से लेकर 1544 तक इनको बीकानेर राज्य का राजा बनने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि राव मालदेव के द्वारा इनके पिता राव जैत सिंह की हत्या कर दी जाती है। उस हत्या करने के बाद में ये शेरशाह सूर्य के पास चले जाते हैं और 2 वर्ष तक ये शेरशाह सूर्य के पास रहते हैं। और शेरशाह सूर्य को मालदेव पर आक्रमण करने के लिए ये राव कल्याणमल उन्हें प्रेरित करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में जब गिरी सुमेल का युद्ध होता है, तो राव कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता के लिए हिसार से चले जाते हैं। शेरशाह सूरी के यहाँ ध्यान रखना कि राव कल्याणमल एकमात्र ऐसे राजपूताना के बीकानेर के शासक थे जिन्होंने अफगानों से अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। यानी जो अफगान थे उनके अधीनता स्वीकार की थी। और राव कल्याणमल प्रथम शासक थे बीकानेर राज्य के जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ध्यान रखना, अफगान अलग है और मुगल अलग है। सिर्फ मुगल काल में 1540 से लेकर 1545 तक मुगल शासकों के बीच में सिर्फ 5 वर्ष तक अफगान शासक शेरशाह सूरी का शासनकाल रहता है। जब गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 ईस्वी में, जनवरी 1544 ईस्वी में, उस समय राव
कल्याणमल मालदेव के खिलाफ युद्ध करने के लिए आते हैं। उसमें मेहता का शासक वीरमदेव भी सम्मिलित रहता है। इस युद्ध में मालदेव ने युद्ध होने से पहले ही मैदान छोड़कर भागे और उनके दो सेनापति जेता और कुंपा ने बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, मगर शेरशाह सूरी की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। इस कारण इस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी के द्वारा कहा जाता है कि मैं एक मुट्ठी भारत की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अब देखिए, मालदेव अपने पड़ोसी राज्यों को अगर मित्रतापूर्ण व्यवहार करता तो राव कल्याणमल इनके ही वंशज जो कि मालदेव के खिलाफ लड़ने नहीं आते थे और राव कल्याणमल को शेरशाह सूरी के द्वारा 1544 ईस्वी में वापिस बीकानेर राज्य का शासक बना देता है। यानी शेरशाह सूरी को ये मारवाड़ विजय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राव कल्याणमल, और वापिस राव कल्याणमल की सहायता शेरशाह सूरी करता है और शेरशाह सूरी बीकानेर राज्य दिलाने में कल्याणमल की मदद करता है। उस समय वापिस बीकानेर प्राप्त करने के लिए राव कल्याणमल को ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गिरी सुमेल युद्ध के समय बीकानेर दुर्ग से मालदेव ने अपने प्रमुख सैनिकों को बुला लिया गया था। इस कारण राव कल्याणमल को बीकानेर पर अधिकार करने में विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। आगे देखिए, 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर 1570 में अजमेर आया था दरगाह पर। अजमेर आने के बाद में अकबर के मन में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था और मारवाड़ की जो वस्तु स्थिति थी, राजनीतिक परिस्थिति को मापने के लिए ये नवंबर 1570 में नागौर आया था। अब नागौर आने का जो प्रमुख उद्देश्य था अकबर का, तो वह ये चाहता था कि मारवाड़ के अंदर कौन कौन से ऐसे शासक है जो मेरे हितैषी है और कौन से ऐसे शासक है जो मेरे विरोधी है। तो इसी नागौर दरबार में जैसलमेर का शासक हरराय भाटी, मारवाड़ से उदय सिंह मोटारा का उदय सिंह कहा जाता है। उदय सिंह का भाई राम और राव चंद्रसेन भी आया था। राव चंद्रसेन भी आया था, मगर अधिक सम्मान नहीं मिलने के कारण राव चंद्रसेन वहां से चले गए। और रणथंभौर के शासक सुरजन हाडा वो भी आए थे। अब किन परिस्थितियों के कारण राव कल्याणमल और अकबर
कि ये शरण में क्यों जाता है। अगर हम उस समय की अगर राजनीतिक अगर परिस्थिति को देखा जाए तो हमारे दिमाग में आता है कि जैसलमेर का जो शासक था उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मारवाड़ के जो शासक थे मोटा राजा उदय सिंह से पहले भी राम भी अकबर की शरण में चला गया था। मोटा राजा उदय सिंह भी अकबर की शरण में चला गया था। अब सिर्फ अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राव कल्याणमल की मजबूरी थी कि अगर अपने साम्राज्य को अगर सुरक्षित रखना है तो वो अकबर की शरण में जाए। गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि ये कल्याणमल की दूरदर्शिता थी जिसे परिस्थितियों को राजनीतिक परिस्थितियों को भांपते हुए अपने बीकानेर राज्य को मुगलों के आक्रमणों से बचा लिया था। जबकि इस 1570 के नागौर दरबार के अंदर राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को भी अकबर को सौंप देते हैं और ये मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब 1517 में जब नागौर दरबार लगा अकबर का तो उस समय मारवाड़ में अकाल पड़ा हुआ था। इस कारण अकबर के द्वारा शुक्र तालाब का अकाल रात काल की तरह तहत शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। उन्हें यह पता चला कि ये अकबर की बहुत बड़ी राजनीतिक दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि उन्होंने यह सोचा राज संरक्षण इनका विरोध कर रहे थे। उदय सिंह इनका विरोध कर रहे थे तो चारों ओर से अकबर ने यह कहा कि मुझे लोहे से लोहे को ही काटना है। यानी जो राजपूत मेरे हित से इन राजपूतों की सहायता से ही जो मेरे राजपूत शासक मारवाड़ का चंद्रसेन मेवाड़ का उदय सिंह जो मेरी खिलाफत करे उनके माध्यम से ही मुझे उन लोगों को पराजित करना है। इस कारण पूरी मारवाड़ की राजनीतिक परिस्थितियों को नागौर दरबार के तहत उन्होंने पता लगा लिया। तो पता लगाने के बाद में अपने जो विद्रोही को दबाने के लिए इन शासकों का अकबर प्रयोग करता है। उस समय 1567 और 68 में भी जो मेवाड़ की जो स्थिति थी वो भी कमजोर थी। अब देखिए बटनेर का दुर्ग था। बटनेर दुर्ग, इस बटनेर दुर्ग पर राव कल्याणमल का भाई था। राव कल्याणमल का भाई था, उस भाई का अधिकार था बटनेर दुर्ग पर। अकबर भी इस बटनेर दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था। इस दुर्ग पर अकबर का भी अधिकार हो जाता है और राव कल्याणमल के भाई ने इस बटनेर को दुर्ग को भी खाली करना पड़ता है। और अब और इस प्रकार राव कल्याणमल की 1574 के अंदर 1574 के अंदर राव कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में जो अगला जो शासक बनता है बीकानेर का वो इनका पुत्र राव राय सिंह बीकानेर का अगला शासक बनता है। और ऐसा कहा जाता है कि राव कल्याणमल ने अपनी भतीजी का विवाह
भी अकबर के साथ कर देता है। अब इतिहास में हमें जानकारी नहीं मिलती है कि इनकी जो भतीजी थी उनका क्या नाम था, और मुगलों से वैवाहिक संबंध करने में जो राजस्थान के राजपूताना जो प्रमुख शासक थे उसमें वैवाहिक संबंध में स्थापित करने में तो प्रथम रियासत थी वो थी जयपुर रियासत, या उस समय जयपुर को आमेर कहा जाता था, आमेर। और दूसरा जो वैवाहिक संबंध करने वाली जो रियासत थी वो थी मारवाड़, और तीसरी जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली जो रियासत थी वो थी बीकानेर। इस प्रकार राव कल्याणमत प्रथम बीकानेर के शासक थे जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की और अकबर की अधीनता स्वीकार की, और मुगलों के साथ प्रथम बार वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। 1574 के अंदर राव कल्याणमल की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र राय सिंह बीकानेर के अगले शासक बनते, जिसका हम अध्ययन कल के वीडियो में करेंगे। नमस्कार।